नमस्कार, उड़ान के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमारे संविधान के प्रश्नों की विश्लेषण श्रृंखला का ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग में हमने आपसे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। आज दूसरे भाग में उसके आगे के कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे देख लेते हैं। तो आज भारत के संविधान के कुछ प्रमुख विषय, जिसमें पहला है भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो हम उद्देशिका के प्रमुख प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगे की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इस 1976 में किए गए संशोधन में उद्देशिका में भी 3 शब्द जुड़े गए थे। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द शामिल थे। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन है आपके सामने समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो मैंने आपको बताया समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उद्देशिका में जुड़े। तो यहाँ पर 2 शब्द हमको उसमें से दिखाई दे रहे हैं, एक समाजवाद और दूसरा पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो क्योंकि सभी व्यक्तियों को यह सिद्धांत शामिल कर रहा है और ये सिद्धांत सभी जगह पर यानी विश्व के सभी स्थानों पर एक जैसे ही लागू होता है, इसलिए इसको सार्वभौमिकवाद के रूप में पहचाना जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखिए शब्द सम्मिलित नहीं थे पूछ रहा है। इसका मतलब है कि 26 नवंबर सन 1949 के बाद संविधान में 1976 में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। तो जो शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए वो 1949 के संविधान को जो अंगीकृत किया गया था शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे 3 शब्दों के बारे में पहले आपको मैंने बताया, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल हैं। तो ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। 1, 3 और 2। चलिए देख लेते हैं 1, 3, 2 ऑप्शन कहां पर है। 1, 2 और 3 ऑप्शन आपका ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। 2, 3, 4 गलत है, 1, 2, 4 गलत है, 3 और 4 गलत है। सही उत्तर है ए, 1, 2 और 3। तो अगले कुछ प्रश्न हम लेंगे भारतीय शासन प्रणाली के ऊपर। तो देख लेते हैं शासन प्रणाली के ऊपर प्रमुख सवाल कौन से हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। जी हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में बताया गया है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। जी हाँ, प्रभुत्व संपन्न राज्य वह होते हैं जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी दूसरे राज्य का, किसी दूसरी बाहरी शक्ति का इनके निर्णयों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। जी हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो यहाँ का समाज भी एक लोकतांत्रिक समाज ही है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। जी हाँ, अगर भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को देखा जाए तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान वहां पर भारतीय संविधान में सम्मिलित है। तो भारतीय राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में सभी सही है। डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? देखिए, विश्व में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में है, और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका जैसे देशों में है। देखिए, कॉमन अंतर अगर दोनों प्रणालियों के बीच में करूं तो ब्रिटेन और भारत जैसी प्रणाली में नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपाल अलग होता है, जबकि अमेरिका जैसी शासन प्रणाली जिनको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं उसमें सभी
जो अधिकार हैं वो एक व्यक्ति राष्ट्रपति में निहित होते हैं और वही नाम मात्र का और वास्तविक दोनों कार्यपालक होता है, यानी पूरे देश का एक ही कार्यपालक होता है। देखिए देख लेते हैं यहाँ पर विशेषताएं कौन कौन सी दी गई हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन सी विशेषता है ये आपसे पूछ रहा है। तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जी हाँ, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, जी हाँ, ये भी विशेषता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। देखिए अमेरिका की व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो व्यवस्थापिका अलग चुनी जाती है और राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति स्वयं चुनते हैं। व्यवस्थापिका के ऊपर यानी सीनेट और कांग्रेस के ऊपर वहां के राष्ट्रपति का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ऐसे में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार नहीं रखता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, यानी डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। तो हमको भारत और अमेरिका की व्यवस्था की तुलना करना है और इनमें से कौन सी व्यवस्थाएं समान हैं उनको छांटना है। तो पहले देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। यहाँ भारत के संदर्भ में तो ये सही है, परंतु अमेरिका के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, तो अमेरिका के संदर्भ में ये गलत हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, अमेरिका के संदर्भ में तो ये सही है, परंतु भारत के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, जी हाँ, भारत और अमेरिका दोनों ही जगह राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, तो हमारा स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, जी नहीं, उच्च सदन में मनोनीत सदस्य अमेरिका में नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन केवल 3 है जो हमारे ए में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले कुछ प्रश्न हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के ऊपर से। प्रतीक चिन्ह के ऊपर से पहला प्रश्न है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो आप सभी जानते हैं 24 जनवरी सन 1950 को जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। तो यहाँ पर तिथि हमारे सामने है 1948, जी नहीं, 1949, जी नहीं, 24 जनवरी सन 1950 हमारा सही उत्तर है, तो सी 1950 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संपूर्ण राष्ट्रगान के वादन का काल है, यानी कितने समय में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। 50 सेकंड, जी नहीं, गलत है। 45 सेकंड, जी नहीं। 52 सेकंड, जी हाँ, 52 सेकंड में भारत का राष्ट्रगान गा लिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये 22 जुलाई सन 1947 की तिथि आपको सबसे पहले ए ऑप्शन में ही दी हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई सन 1947, ऑप्शन ए। अगले कुछ प्रश्न हम लेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संविधान का भाग 1 है, तो अब हम भाग 1 में पहुंच चुके हैं। भाग 1 के कुछ प्रश्नों को यहां देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसमें हमको देखना है कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जी हाँ, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यह अगर हम भारतीय संविधान की अनुसूची क्रमांक 7 को देखें तो वहां पर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को अलग अलग किया गया है और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को 7वीं अनुसूची दिखाती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ये सही है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगर आप भारतीय संविधान की अनुसूची 4 को देखेंगे तो वहां पर राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है और इसमें देखेंगे तो प्रत्येक राज्य को अलग अलग सीटें राज्यसभा में दी गई हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका जैसे संघों को अगर हम देखें तो वहां पर राज्यसभा में राज्यों को समान सीटें आवंटित की जाती हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो अनुसूची 4 के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व वाली बात भी
सही दिखाई देती है। डी ऑप्शन देखते हैं, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। जी नहीं, ये अमेरिका की शासन प्रणाली की विशेषता हो सकती है, परंतु भारतीय व्यवस्था की विशेषता ये नहीं है। भारत इकाइयों के मध्य किसी प्रकार के संधि समझौते का परिणाम नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर सन 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए? तो आप सभी जानते हैं कि जस्टिस धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना था जिसको धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और उसने 1 नवंबर सन 1946 को अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट में भारत में 14 राज्य और 6 संघ राज्यों को बनाना प्रस्तावित किया गया था। तो सही उत्तर है ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो राज्य बनाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दी हुई है। इसमें एक बार संशोधन भी किया गया है, इसको हम लोग 5वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। वर्तमान में व्यवस्था ऐसी है कि किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य को उसकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य को एक निश्चित समय देते हैं। एक निश्चित समय के भीतर वह राज्य अपनी राय संसद को भेजता है। संसद अगर उस राज्य की राय से सहमत नहीं है तो वह अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। इस प्रकार नए राज्यों के निर्माण का यह संपूर्ण अधिकार भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के अनुसार दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है कि कितने बहुमत की आवश्यकता होगी किसी नए राज्य के निर्माण के लिए। पहला ऑप्शन है आपका साधारण बहुमत, दूसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत, तीसरा ऑप्शन है 3/4 बहुमत, और चौथा ऑप्शन है 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। देखिए, भारतीय व्यवस्था में एक नए राज्य के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, और एक साधारण बहुमत से ही भारतीय संसद के द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत। इसके बाद हम कुछ प्रश्न नागरिकता यानी भारतीय संविधान के भाग 2 से लेंगे। चलिए, नागरिकता का पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कौन सी व्यवस्था है जो नीचे दी हुई है जिसमें से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के, या मैं ऐसा बोलूं कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बाद में लाया गया था, संविधान में तो ये व्यवस्था नहीं है, परंतु भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में व्यवस्था है कि कितने प्रकार से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो उसमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो कोई व्यक्ति जन्म से, वंशक्रम के आधार पर, देशीकरण, पंजीकरण और अर्जित क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। जन्म के द्वारा, जी हाँ, जन्म के द्वारा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। देशीकरण के द्वारा, जी हाँ, देशीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, जी हाँ, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी सही है। भारतीय बैंकों में धन जमा करके, जी नहीं, ये उन 5 प्रकारों में शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? देखिए, नागरिकता के अर्जन की शर्तें किसके द्वारा नियत की जाती हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा, जी नहीं, चुनाव आयोग नागरिकता अर्जन की शर्तें निर्धारित नहीं करता। राष्ट्रपति, जी नहीं, राष्ट्रपति भी यहाँ पर सही उत्तर नहीं है। संसद एवं राज्य की विधानसभाएं, जी नहीं, राज्य की विधानसभाओं का नागरिकता की शर्तों को निर्धारित करने में कोई रोल नहीं है। संसद, जी हाँ, हमारा सही उत्तर है संसद। भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ये नागरिकता की शर्तों नहीं, शर्तों की बात नहीं कर रहा, बल्कि नागरिकता निर्धारण की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। न्यायालय, जी नहीं, नागरिकता का निर्धारण न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति, जी नहीं, राष्ट्रपति भी किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण स्वयं नहीं करते। लोकसभा, जी नहीं, लोकसभा की भी आवश्यकता यहाँ नहीं है। कोई विषय लोकसभा में लाकर नागरिकता का निर्धारण किसी व्यक्ति का किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार, जी हाँ, केंद्र सरकार बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण भारत में करती है। सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद हम कुछ प्रश्न लेंगे मूल अधिकार वाले भाग से। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 है।
चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न मूल अधिकार से पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, देखिए समता के अधिकार को पूछ रहा है 16 से 20, जी नहीं 16 से 20 समता का अधिकार नहीं है। 15 से 19, जी नहीं 15 से 19 भी गलत है, क्योंकि 19 में स्वतंत्रताएं आ जाती हैं। अनुच्छेद 14 से 18, जी हाँ ये हमारा सही उत्तर है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समता की बात की गई है। 16 में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता के मौलिक अधिकार अभी मैंने आपको गिनाए, तो समानता में 14, 15, 16, 17, 18 शामिल हैं। 14 है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। 15 है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समता। 16 है अवसर की समता। 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। देख लेते हैं इसमें किस प्रकार की समता नहीं है। कानून के समक्ष समता, जी हाँ विधि के समक्ष समता यहाँ शामिल है। सामाजिक समता, जी हाँ यहाँ पर अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत सामाजिक समता को बताते हैं, तो ये भी सही है। अवसर की समता, जी हाँ 16 में अवसर की समता भी दी हुई है, परंतु आर्थिक समता इसमें से किसी में शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्थिक समता समानताओं में जो संविधान में बताई गई हैं शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अर्थात केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो देख लेते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करूं तो 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन से मौलिक अधिकार इस श्रेणी में नहीं आते। विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, क्योंकि इसमें शामिल नहीं है। यह आर्टिकल 14, ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये 19 में आ जाता है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त वाले मौलिक अधिकार में शामिल है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद 21 दिया गया है, 21 इस लिस्ट में शामिल नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में विदेशियों को भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जी हाँ ये 24 में है। 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों को भारत में प्राप्त है। इसके साथ हमारी ये वाली श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद हम अगले पार्ट के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।